बुलारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था पवन निर्मित स्थलाकृतियां, उस टॉपिक को अपन ने लास्ट क्लास में ही कंप्लीट कर लिया है। आज एक नए टॉपिक को लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भू संतुलन। भू भू संतुलन। भू संतुलन आज का अपना टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्या? भू संतुलन। भू संतुलन। देखो, भू संतुलन शब्द है। इस शब्द में एक तो शब्द आ रहा है भू और दूसरा आ रहा है संतुलन। भू का अर्थ होता है पृथ्वी या धरातल। भू का अर्थ क्या होता है? भू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या हो सकता है धरातल। और संतुलन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर पर संतुलन या नियंत्रण या नियंत्रण। अब देखो, यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं। एक तो है भू। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या धरातल होता है। जबकि संतुलन का अर्थ क्या होता है? बैलेंस बनाना, या इसको अपन बोल सकते हैं कि नियंत्रण। जिस प्रकार अब नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि जैसे धरातलीय भाग है तो धरातलीय भाग पर हर वस्तु है वो अपने आप में कंट्रोल के साथ है। कंट्रोल के साथ है। तो संतुलन का अर्थ होता है कंट्रोल या नियंत्रण रखना। जैसे मैं आपको इस ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पे आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं एक कंट्रोल के साथ यहाँ पर खड़ा हूं। अगर मेरे पास कंट्रोल या नियंत्रण नहीं है तो मैं आपके पास या आपके सामने मैं खड़ा नहीं रह सकता और ना ही आपको मैं पढ़ा सकता। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है? घुटनों के बल क्या करता है? अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो वो बैलेंस है, तो वो उसके लिए क्या है? संतुलन है। और वो संतुलन कहां पर बना रहा है? पृथ्वी या धरातल पर वो संतुलन बना रहा है। तो वो भी एक संतुलन है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा? वो किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा और फिर धीरे धीरे उसके स्टेप बनेंगे, यानी वो चलना सीख जाएगा। जैसे हम धरातल पर साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? नियंत्रण या कंट्रोल। तो इसी प्रकार ये कंट्रोल है। इसी प्रकार के कंट्रोल अपने धरातलीय भाग में है। तो अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है? आपको पता है कि पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा जैसे झीलें हैं, महासागर, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो वो भी एक कंट्रोल के साथ धरातल पर स्थित है। जैसे मैं खड़ा हूं उसी प्रकार वो खड़े हैं। तो हमारे को अब संतुलन का अर्थ आपको ये देखना है कि नियंत्रण या कंट्रोल होता है। अब शब्दावली क्या क्या आती है, तो ये भू संतुलन शब्द है। इस भू संतुलन शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोस्टेसिस। क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसिस। देखो, ये एक शब्द है आइसोस्टेसिस। तो आइसोस्टेसिस शब्द है। ये आइसोस्टेसिस शब्द एक भाषा कौन सी है? ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिया आइसोस्टेसियस आइसोस्टेसियस से बना है। स्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ होता है या जिसका अर्थ है समस्थिति।
स्थिति, सम स्थिति। तो एक बार वापस देख लो, भू संतुलन को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी ग्रीक भाषा के एक शब्द है आइसोस्टेसियस। आइसोस्टेसियस, इस आइसोस्टेसियस से बना है, आइसोस्टेसियस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सम स्थिति। क्या होती है? सम स्थिति, सम स्थिति। ये तो एक आपका शब्द कौन सा आ रहा है? भू संतुलन, भू संतुलन आ रहा है, भू संतुलन को आइसोस्टेसी बोलते हैं, और यहां पर आ रहा है सम स्थिति। तो सबसे पहले एक चीज है कि संतुलन क्या होता है, ये देख लिया आपने कि इसका अर्थ क्या होता है? सम स्थिति। इस शब्द का ये अर्थ होता है, लेकिन हमारे को सबसे पहले एक चीज देखनी है कि संतुलन क्या होता है, संतुलन क्या होता है। तो अब देखो, संतुलन, संतुलन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। कोई भी चीज का क्या करना होता है? कंट्रोल। तो हमारे भूतल या जो धरातलीय भाग है, इस धरातलीय भाग में एक तरफ आप देखते हो कि जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, दूसरी तरफ क्या है? पर्वत के साथ पठार है, मैदान है, इसके साथ क्या है? अनेक प्रकार की झीलें हैं, और लास्ट में क्या होते हैं? महासागर या समुद्र होते हैं। तो एक तरफ पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, पठार उनसे कुछ नीचे होते हैं, उसके बाद में मैदान होते हैं, उसके बाद में झील होती है, और सबसे नीचे वाला भाग कौन सा होता है? महासागरीय या समुद्री भाग। इस प्रकार देखो, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सबसे पहले एक भाग है, इस भाग को बोल सकते हैं पर्वत है, पर्वत से नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं पठार, पठार से नीचे वाला भाग है, उसको बोलते हैं मैदान, मैदान से नीचे वाला भाग है, इस पूरे भाग को बोलते हैं जैसे कोई झीलीय क्षेत्र है, और सबसे नीचे वाला ये भाग है, इस भाग को क्या बोलेंगे अपन? जैसे सागर या महासागर, ये है। तो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे अपन? कि ये पर्वतीय भाग है। ये दूसरा कौन सा भाग हो गया? पठार। तीसरा भाग कौन सा हो गया? मैदान। चौथा भाग कौन सा हो गया? झील। और ये भाग कौन सा हो गया? महासागर, महासागर। तो हमारे को संतुलन की अवस्था में एक ही चीज देखनी है कि एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ पठार है, तीसरी तरफ मैदान है, अगला चौथा झील है, और क्या हो गया? महासागर। ये पूरे की पूरे चीजें कहां पर है? अपने भूतल पर है, धरातलीय भाग पर ये चीजें स्थित है। तो ये चीजें कौन से बैलेंस के कारण धरातलीय भाग पर स्थित है? क्योंकि एक भाग देखो, पर्वतीय भाग बहुत ऊंचा है, जबकि महासागरीय भाग बहुत ही नीचे गहराई में स्थित है। तो ये इस संतुलन, यानी कौन सा बल है संतुलन में, ऐसा कौन सा बल है या कौन सा ऐसा संतुलन है जिसके कारण ये अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है। अगर इनमें संतुलन नहीं होगा तो ये ऊपर वाला भाग नीचे की ओर गिर जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इनमें कंट्रोल तो है, लेकिन कंट्रोल किस प्रकार का है? तो इस प्रकार की ये चीजें हैं। तो अपने पूरे इस टॉपिक में अपन को इनके बारे में अध्ययन करना है कि एक तो पर्वत है, दूसरा पठार है, मैदान है, झील है, महासागर है, इस प्रकार की ये चीजें हैं। तो ये कौन से बल या कौन से संतुलन के कारण धरातलीय भाग या भूतल पर टिके हुए हैं और आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? कंट्रोल बनाए हुए हैं। अब आप इसको देखो कि पर्वत की, पठार की, मैदान, झील व महासागर सबकी आकृति और आकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन फिर भी इनमें संतुलन बना है। अगर संतुलन नहीं बना होगा तो इनका निश्चित आकार नहीं हो पाएगा। जैसे किसी प्रकार क्या होता है, इनमें कभी कभार क्या होता है, जब असंतुलन होता है, तो असंतुलन होने से क्या होता है, अनेक प्रकार की भू हलचलें होती है या भू परिवर्तन होते हैं। जब भी असंतुलन होता है, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी क्रिया आदि इस प्रकार की क्रियाएं होती है, तो उनमें क्या होता है, जब भी संतुलन असंतुलन में बदलता है तो यहाँ पर क्या होता है, भू हलचल या भू परिवर्तन होते हैं। तो इनको देखते हुए हमें यह देखना है कि ये अपने आज के टॉपिक में सिर्फ पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागर, इनके बारे में ही देखना है अपन को कि किस प्रकार ये कंट्रोल या बैलेंस में बने हुए हैं। तो थोड़ा सी इसके बारे में लैंग्वेज लिख लेता हूं मैं। अपन को पढ़ना है सिर्फ इन चीजों के बारे में ही है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान व झीलें व
जिले, भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान व जिले व महासागर आदि पाए जाते हैं, आदि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वह इनके आकार व आकृति में, आकार व आकृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है, पाया जाता है, जाता है। लेकिन लेकिन ये सभी संतुलन के कारण, संतुलन के कारण, संतुलन के कारण भूतल पर स्थित है, भूतल पर स्थित है। जब कभी भी इनमें असंतुलन, जब कभी भी इनमें असंतुलन पैदा होता है तो भूतल पर भू हलचल, भूतल पर भू हलचल व भू परिवर्तन, भू परिवर्तन देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। एक बार वापस देखो कि भूतल पर एक क्या है, पर्वत है, दूसरा पठार है, तीसरा क्या है, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, ये तो तीनों एकदम ऊपर वाले भाग में हो गए, ऊपर वाली स्थलाकृति होगी। इसके साथ देखो झील व महासागर, ये नीचे वाली स्थलाकृति हो गई। 3 स्थलाकृतियां ऊपर की और 2 स्थलाकृतियां नीचे की है, आदि पाए जाते हैं। देखो वह इनके आकार व आकृति में पर्याप्त अंतर होता है, आकार व आकृति में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे अपना पर्वतीय क्षेत्र ये बहुत ऊंचा होता है, और इसके विपरीत क्या होता है, महासागरीय भाग वो बहुत अधिक गहरा होता है, गहरा होता है। दूसरी चीज है कि पर्वत वाला भाग बहुत ऊंचा है, उसके बाद में पठार वाला भाग है, उसके बाद में मैदान वाला भाग है। तो इनके आकार व आकृति में क्या होती है, पर्याप्त अंतर पाया जाता है। लेकिन ये सभी संतुलन के कारण भूतल पर स्थित है। अगर इनमें संतुलन या बैलेंस नहीं होगा तो ये धरातलीय भाग पर नहीं टिक पाएंगे, और असंतुलित होकर या तो गिर जाएंगे या फिर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ कुछ भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी इनमें असंतुलन पैदा होता है, क्या होता है, असंतुलन पैदा होता है, तो भूतल पर भू हलचल व भू परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि अपने एक शब्द आता है संतुलन। क्या आता है, संतुलन। तो संतुलन शब्द है, संतुलन शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। एक शब्द अपना है कि संतुलन, तो संतुलन का सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ में पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण घूर्णन गति या इसका दूसरा नाम क्या है, परिभ्रमण गति के कारण पर्वत, पठार, मैदान, जिले व
जिले व जिले, पर्वत पठार मैदान जिले व महासागरीय महासागरीय भागों में भौतिक, महासागरीय भागों में भौतिक व यांत्रिक दशा की स्थिति को, यांत्रिक दशा की स्थिति को ही संतुलन कहते हैं, संतुलन कहते हैं, संतुलन कहते हैं। तो अपनी हेडिंग थी भू संतुलन यानी धरातलीय भाग पे संतुलन। तो संतुलन क्या होता है, पहले मैंने आपको बता दिया कि पर्वत पठार मैदान झील और एक तरफ क्या है महासागरीय भाग, इन सब में क्या है कंट्रोल यानी संतुलन बना रहना। फिर दूसरा है कि संतुलन का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ में क्या होता है, देखो ये चीज हमारे को क्यों देखनी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। तो घूर्णन गति या दूसरा नाम उसका क्या है परिभ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण गति एक ही होती है। तो घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण ये गतियां लगातार पृथ्वी पर चल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, पर्वत पठार मैदान झील और महासागरीय भाग अपने स्थान पर स्थित है। तो इसके लिए भौतिक व यांत्रिक दशाएं हैं, इनकी स्थिति को ही संतुलन कहा जाता है। अब एक शब्द आता है, देखो सबसे पहले एक शब्द आ रहा है कि संतुलन शब्द क्या है, संतुलन शब्द तो संतुलन शब्द ये शब्द है एक संतुलन शब्द का प्रयोग, देखो सबसे पहले बात है 1889 में अमेरिकन भूगर्भवेत्ता डटन ने संतुलन शब्द का प्रयोग किया यानी कि सबसे पहले ये आपका संतुलन एक शब्द आ रहा है, संतुलन शब्द। इस संतुलन शब्द का प्रयोग 1889 में किसने किया, एक अमेरिकन भूगर्भवेत्ता है जिसका नाम है डट्टन, एक हटन भी आएगा लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसका नाम क्या है डट्टन। तो डट्टन ने सबसे पहले क्या किया, इसके बारे में बताया। अब आगे देखो इसका, अब डट्टन है तो डट्टन क्या बताएगा कि इसमें देखो शब्द क्या आ रहा है, आपका शब्द एक ही आ रहा है, शब्द का नाम क्या है संतुलन। तो इसको बताने के पीछे इसका यही राज है कि अपना क्या है कि अब ये भूतल है और भूतल पर क्या है असमतल, भूतल पर हम बोल सकते हैं कि असमतल या असमान आकृति वाले ये जो दशाएं हैं। तो असमतल भागों में देखो असमतल का मतलब क्या होता है, जैसे एक पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, वह महासागरीय भाग है। तो धरातलीय भाग है, यहाँ पर ये असमतल पदार्थ हो गए, पूरे के पूरे असमतल चीजें हो गई, समतल नहीं है, क्योंकि समतल होगा तो पर्वत बहुत ऊंचा होगा और महासागरीय भाग बहुत नीचे होगा। तो इनमें क्या है कि संतुलन किस प्रकार बना हुआ है। तो देखो एक शब्द ये ध्यान रखना, इस डट्टन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले ये सब भू संतुलन, सिर्फ संतुलन शब्द आपको पूछे कि संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, आपको सन याद हो या ना हो, लेकिन डट्टन शब्द आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब डट्टन क्या बोलता है इसके बारे में आगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखकर समझते हैं। देखो डट्टन कहता है कि भूतल पर पर्वत पठार मैदान जिले व
महासागरों के भार में समानता होती है, समानता होती है, समानता होती है। उसके बाद ये बताता है कि पर्वत नहीं, इसमें ऊंचे उठे बागों के बागों का घनत्व, ऊंचे उठे हुए बागों का घनत्व कम होता है, जबकि नीचे धसे हुए बागों का घनत्व अधिक होता है। यह शब्दावली कौन प्रयोग करता है? डटन प्रयुक्त करता है। यह बताता है कि डटन कहता है कि भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील व महासागरीय बागों के भार में क्या होती है? एक समानता होती है, जिस कारण ये क्या है? संतुलन की दशा में है। अगला आगे बोलता है कि ऊंचे उठे हुए भाग है, जिनमें क्या आ सकता है? या तो पर्वत हो सकता है, फिर पठार, या फिर मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, इनका घनत्व ये क्या बोलता है कि कम होता है, जबकि नीचे धसे हुए भाग में क्या हो सकता है? झील हो सकता है, या फिर समुद्र या महासागर। झील, समुद्र या महासागर होता है। इनका घनत्व क्या होता है? ऊपर उठे हुए भागों की अपेक्षाकृत इनका घनत्व अधिक होता है। ये शब्दावली कौन प्रयुक्त करता है? डटन प्रयुक्त करता है, और बताता है कि इन सब का भार एक समान रेखा के सापेक्ष बराबर हो जाता है। इस रेखा को समतल तल या क्षतिपूर्ति तल रेखा कहा गया। यानी ये क्या बात बोलता है? एक तरफ बोलता है कि पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों भाग क्या है? ऊपर उठे हुए हैं, जबकि झील व महासागरीय भाग नीचे गहराई में है। तो अब पहले तो ये बात बोलता है कि सबका भार समान है, यानी भार सबका समान है। बाद में क्या बोलता है कि इनके घनत्व में अंतर है, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान ऊंचे उठे हुए हैं, जबकि आपके झील और झील के अलावा महासागरीय भाग नीचे है। तो ऊपर वाले भाग है उनका घनत्व कम होता है, और नीचे वाले भागों का घनत्व अधिक होता है। अब ऊपर वाले भाग का घनत्व कम है और नीचे वाले भाग का घनत्व अधिक है, तो इन सब का ये एक भार है। इस भार या घनत्व को कंट्रोल करने के लिए एक रेखा बोलता है, उस रेखा का नाम है समतोल या क्षतिपूर्ति तल रेखा। यानी इस रेखा के सापेक्ष आने पर ऊपर वाले भाग व नीचे वाले भाग है, सब भागों का जो भार होता है वो भाग एक समान हो जाता है। इसी को ही संतुलन कहा गया है। तो एक तो यहाँ पे देखो, ये समतोल तल, या इसको बोलते हैं समतोल रेखा, या इसको दूसरा नाम क्या है? क्षतिपूर्ति तल रेखा। ये शब्द या शब्दावली किसने प्रयुक्त की? डट्टन ने ये शब्दावली प्रयुक्त की। अब समतोल का मतलब क्या होता है? इस रेखा के सापेक्ष, ये एक रेखा है, इस रेखा के सापेक्ष ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धसे हुए भाग है, इन सब का भार क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। इसी को ही संतुलन रेखा कहा गया है। अब इस पूरे टॉपिक में अपन को एक ही चीज पढ़नी है
कि एक तो पर्वत बहुत ऊंचा उठा है, दूसरा पठार उससे नीचा है, फिर उसके बाद में मैदान है, झील है, महासागर है। ये सब किस कंट्रोल के आधार पर खड़े हैं? कंट्रोल के आधार पर खड़े हैं। तो इनके सापेक्ष क्या होता है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं होती है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत है, अगर हिमालय पर्वत को हम देखें, एक दृष्टि से देखें, तो उसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो ये इतनी ऊंचाई का हिमालय पर्वत है, ये किस आधार पर आपकी घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष स्थिर है? स्थिर यानी कंट्रोल पे बना हुआ है, कंट्रोल पे बना हुआ है। तो ये एक क्या है, इस टॉपिक का एक यही विषय है कि इसमें यही देखना है कि ये भाग किस भाग के आधार पे कंट्रोल में है। इसी प्रकार एक तो पर्वतीय भाग हो गया, किस आधार पे कंट्रोल है। तो इसके संबंध में कुछ विद्वान है, कुछ भूगर्भवेत्ता है, जो अपने अलग अलग मत देते हैं कि हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है, तो हो सकता है इसके नीचे 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 वाला भाग है या नहीं है। कोई तो बोलता है कि हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है उसका 9 गुना नीचे है, क्योंकि जैसे एक पौधा है, खेजड़ी का पौधा हो सकता है या कोई और पौधा हो सकता है, वो पौधा कुछ भाग उसका ऊपर दिखाई देता है, तो उसके नीचे जड़ें तो होनी आवश्यक है। अगर जड़ें नहीं होगी तो वो एकदम खड़ा नहीं रह पाएगा। तो अलग अलग विद्वान है जो अपने अलग अलग मत देते हैं। अब इनके अंतर्गत आपको देखना है, एक तो आता है एरी महोदय आता है, फिर आता है एक प्राट महोदय। तो एरी और प्राट महोदय की दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। एरी और प्राट के दोनों के आपस में मत तो नहीं मिलते, लेकिन पहले एरी ने अपना मत दिया था, उसके बाद में प्राट ने दिया। तो अब अपन शुरू करते हैं कि एरी महोदय इसके सापेक्ष में क्या बोलना चाहता है। एरी महोदय जैसे ही हिमालय पर्वत को देखता है, तो देखने के बाद में वो क्या क्या बोलता है। अब संतुलन वाला है, इसमें देखो एरी का मत, एक विद्वान है, भूगर्भवेत्ता है, उसका नाम है एरी का मत। एरी का मत, ये एक भूगर्भवेत्ता है जिसका नाम क्या है, एरी महोदय। एरी महोदय जैसे ही हिमालय पर्वत को देखता है, देखने के बाद में ये क्या बोलता है कि ये इतना बड़ा भाग है, इतना बड़ा भाग पर्वतीय भाग है, तो ये किस आधार पे अपनी घूर्णन करती हुई पृथ्वी या भूतल वाला भाग है, तो इस भाग पे कंट्रोल की स्थिति में स्थित है। तो इसके लिए एरी महोदय क्या बोलता है कि देखो थोड़ा सी इस एरी वाला मत है, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में थोड़ा सी बता देता हूँ। क्योंकि एरी वाला मत है, इस एरी वाले मत में ये अलग अलग बार, एक बार तो बोलता है कि कृष्ण बोलता है, उसके बाद में बोलता है सियाल बोलता है, कि कभी सीमा बोलता है। तो इस मत को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे ऊपर वाला भाग है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना है, सबसे ऊपर वाला भाग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग है, उसका नाम है क्रस्ट। क्या नाम है? क्रस्ट। उसके बाद वाला भाग है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाला या आंतरिक भाग उसको बोलते हैं कोर। इसको एक नाम और है, उसका नाम है सियाल। सबसे ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं सियाल, उसके बाद में बोलते हैं बीच वाले भाग को सीमा, और सबसे नीचे वाला भाग इसको बोलते हैं निफे। निफे यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सबसे पास वाला भाग है, धरातल के एकदम संपर्क वाला भाग है, उसको बोल सकते हैं क्रस्ट बोल सकते हैं या फिर सियाल बोल सकते हैं। क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उसको बोल सकते हैं मेंटल, सबसे नीचे गहराई वाला भाग है उसको बोल सकते हैं कोर। तो जितने भी अपने महासागर है, क्या है? अपने महाद्वीप है, महाद्वीप है। महाद्वीपों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? क्रस्ट के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण माना जाता है, जबकि मेंटल के द्वारा महासागरों का निर्माण माना जाता है। किसका? महासागरों का निर्माण, महासागरों का निर्माण। तो इस सिद्धांत में यही होता है कि देखो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग में पर्वत स्थित है, जैसे हिमालय पर्वत है तो महाद्वीपीय भाग में स्थित है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक महाद्वीप है दूसरा महासागर हो गया, अपने अध्ययन के बिंदु यही है। तो अपन को क्रस्ट व मेंटल या हो सकता है सियाल व सीमा, इनके नाम बार बार देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्रस्ट सबसे भारी भाग होता है, उसके नीचे वाला भाग कौन सा होता है? मेंटल होता है। देखो पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपरी भाग से नीचे की और धरातल की आंतरिक भाग में गहराई में जाते हैं,
तो लगातार क्या होता है, एक होता है ताप, दाब व घनत्व, तीनों चीजें लगातार बढ़ती रहती है। पहली चीज ताप, दाब व घनत्व, तीनों क्या होती है, लगातार बढ़ते रहते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्रस्ट वाला भाग है, इसका घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, जबकि मेंटल वाले भाग का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। क्योंकि ये नीचे वाला भाग है तो नीचे वाले भाग का घनत्व अधिक होगा, ऊपर वाले भाग का घनत्व कम होगा। तो एरी मोदे अभी बोलेगा, मैं आपको थोड़ी सी एक बार समझा रहा हूं, उसके बाद में लिखाऊंगा उस लैंग्वेज में। एरी मोदे क्या बोलेगा कि क्रस्ट वाला भाग यानी कम घनत्व वाला भाग अधिक घनत्व वाले मेंटल वाले भाग पे क्या हो रहा है, तेराव की स्थिति में है, तेराव की स्थिति में है। एक बार एक चीज और देख लो आप कि तेराव की स्थिति के लिए देखो, एक तो ये मेंटल के ऊपर वाला भाग है यानी ऊपरी मेंटल, और एक है आपका कोर, यानी कौन सा कोर, ऊपरी कोर। कोर का भाग कौन सा हो गया, ऊपरी कोर, ऊपरी कोर। तो ये मेंटल के ऊपरी भाग है, मेंटल का ऊपरी भाग है, ये भाग पूरा का पूरा है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, मेंटल का ऊपरी भाग है, इस भाग को बोलते हैं अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था। और कोर का ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं ये कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो मेंटल का ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये अर्ध तलक है, इसको बोल सकते हैं कि प्लास्टिक अवस्था। इसका एक दूसरा नाम कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं अधः स्तर, अधः स्तर। तो अधः स्तर वाला भाग है, यानी अधः स्तर वाला भाग है, इस भाग के ऊपर कम घनत्व वाला भाग है, वो लगातार क्या है, तेराव की स्थिति में है, तेराव की स्थिति में है। तो अपने को सिर्फ एरी मोदे का मत समझना है, तो इसके लिए एक तो क्रस्ट शब्दावली ध्यान में रहनी चाहिए, दूसरी मेंटल। कोर का कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं है, ये यही बोलता है कि क्रस्ट है इसका घनत्व कम पाया जाता है, जबकि मेंटल का घनत्व कम अधिक पाया जाता है। क्रस्ट का घनत्व ये बताता है कि 2.67 के समथिंग पाया जाता है, जबकि मेंटल का घनत्व 3 के सापेक्ष पाया जाता है, यानी 2 और यहाँ पे आ रहा है 3। तो ऊपर से नीचे की ओर गहराई में जाते हैं तो इनके घनत्व में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। तो तेराव की स्थिति है। अब इसको थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करते हैं। एरी का मत, एक विद्वान है उसका नाम है एरी का मत। अब एरी मोदे ने सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखा, और देखने के बाद में इसको जो अच्छा लगा वो इसने बता दिया। इसके बाद में कोई दूसरा विद्वान आता है, वो उसको अच्छा लगे वो वैसा बता देगा। तो सबके अलग अलग मत है, लेकिन ये मत कुछ प्रमाणित मत है, प्रमाणित मत है। तो ये जैसे बोलेंगे वो अपन को पढ़ना पड़ेगा, सही है या गलत है, ये चीजें बाद की है। अपन को जैसे ये बताएंगे वैसा अपन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके मत कुछ प्रमाणित है तभी तो अपने बुक्स में चल रहे हैं। अगर प्रमाणित नहीं होते तो आप और मैं कोई मत देंगे तो उसको कौन मानेगा। तो ये एरी मोदे का सबसे पहले मत है कि एरी का मत क्या है। अब एरी मोदे सबसे पहले बोलता है कि पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट अधिक घनत्व के, अधिक घनत्व के अधः स्तर। देखो यहाँ पे क्रस्ट है, यानी अधः स्तर वाला भाग किसका भाग हो गया, मेंटल का भाग हो गया। तो पृथ्वी का क्रस्ट अधिक घनत्व के अधः स्तर के ऊपर ऊपर तेराव की स्थिति में है, तेराव की स्थिति में है, या फिर बोलता है कि सियाल, कम घनत्व का सियाल, कम घनत्व का सियाल, अधिक घनत्व के, अधिक घनत्व के सीमा पर तेराव की स्थिति में है, तेराव की
स्थिति में है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था क्रस्ट है, क्रस्ट का घनत्व कम होता है, क्रस्ट का घनत्व कम होता है, जबकि क्रस्ट के घनत्व से अधः स्तर यानी अधः स्तर वाला भाग ये किसका भाग है, मेंटल का, तो इस क्रस्ट से मेंटल का घनत्व अधिक होता है, और क्रस्ट वाला भाग है इसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। जितने भी अपने पर्वत पठार मैदान है ये सब महाद्वीपीय भाग के भाग है, जबकि ये आपका मेंटल वाला भाग है, मेंटल वाले भाग से महासागरों का निर्माण होता है, तो महासागरीय भाग नीचे है और आपका महाद्वीपीय भाग ऊपर है। तो दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि चारों तरफ पानी है और बीच में क्या है, महाद्वीपीय भाग है, तो देखने पे ऐसे लगता है कि जलीय भाग के ऊपर स्थलीय भाग तेराव की स्थिति में है, तेराव की स्थिति में है। ये कंडीशन कौन बता रहा है, एरी महोदय अपने मत में बता रहे हैं कि एक तो ऊपर वाला भाग है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, जबकि नीचे वाले भाग का घनत्व अधिक होगा। अगर ऊपर वाले भाग का घनत्व अधिक है, नीचे वाले भाग का घनत्व कम होगा, तो ये तेराव वाली स्थिति ये नहीं बन पाएगी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब एरी महोदय एक उदाहरण देता है, एक उदाहरण देता है, ये जितने भी मत देंगे तो इन मत में क्या करेंगे, ये किसी ना किसी उदाहरण के माध्यम से कोई चीज बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके आगे देखते हैं, एरी महोदय बताता है, ये एक जैसे एक बर्फ और पानी का उदाहरण देकर बताता है। ये हिमालय पर्वत को देखता है और क्या बोलता है कि हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है उसका 9 गुना नीचे गहराई में इसकी जड़ें हैं। यानी एरी महोदय क्या बोलता है कि कोई भी भाग है महाद्वीप पे, कोई भी भाग है तो जितना ऊपर है उसका 9 गुना नीचे गहराई में है। यानी ये बोलता है कि कोई भी भाग है जैसे पर्वत है, पठार है, इन सब की जड़ें पाई जाती है। यानी धरातल के नीचे वाला भाग है उस भाग में क्या होती है, इनकी जड़ें होती है। वो जड़ें इनको क्या करती है, कंट्रोल या सहारा प्रदान करती है, जिस कारण ये संतुलन की स्थिति में है, नहीं तो ये इधर उधर गिर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पानी है, पानी है, और पानी के अंतर्गत ये किसका टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा ये। तो एरी महोदय अपने सिद्धांत में एक चीज बोलना चाहता है कि जिस प्रकार एक पानी के बीकर में हम क्या करते हैं, एक बर्फ की शिला को डालते, बर्फ की शिला को इसके अंतर्गत डाल देते हैं, तो बर्फ की शिला का क्या है, थोड़ा सी भाग यानी इसका 1% भाग तो बाहर रहता है, जबकि 9% भाग कहां पर रहता है, पानी के अंतर्गत रहता है, यानी पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार ये एक पानी का बीकर है, इस बीकर में क्या हो रहा है कि एक बर्फ है, बर्फ के टुकड़े को डाल दिया तो इसका 1% भाग ऊपर दिखाई दे रहा है और 9% भाग नीचे यानी गहराई में है। तो इस उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए एरी महोदय क्या बोलता है कि जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत का अपन को जो भाग बाहर दिखाई दे रहे हैं, यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई हमारे को दिखाई दे रही है, तो ये भाग तो जैसे बर्फ का जो बाहरी भाग है इसके समान है, लेकिन इसकी गहराई कितनी है, इसका 9 गुना नीचे इसकी जड़ें पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। तो ये बर्फ का टुकड़ा और पानी, बर्फ का टुकड़ा और पानी का उदाहरण देते हुए एरी महोदय अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के बारे में बताता है। थोड़ा सी किसके बारे में लिख लेते हैं। एरी महोदय बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े हुए पानी के
बीकर की सहायता से अपने मत को प्रमाणित करता है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से भरे हुए बीकर के अंदर बर्फ के टुकड़े को डाल दिया जाता है तो इसका एक भाग पानी के बाहर हुए 9 भाग पानी के अंदर रहता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का एक भाग बाहर दिखाई दे रहा है वह इसका 9 गुना भाग जड़ों के रूप में धरातल की गहराई में स्थित है। ये जड़ें इस पर्वत को सहारा प्रदान करती है। तो एक एरी मोदे है, एरी मोदे क्या करता है, एक पानी का बीकर लेता है, उस बीकर में क्या करता है कि एक बर्फ के टुकड़े को डालता है और क्या बोलता है कि जिस प्रकार ये पानी का बीकर है, इस पानी के बीकर में ये बर्फ का टुकड़ा है, इसका 1% भाग बाहर दिखाई दे रहा है और 9% भाग पानी के अंदर है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत है, इसका 1% भाग ये बाहर वाला भाग है, बाहर वाले भाग को क्या बोलता है कि हिमालय के अब 1% भाग अपने को बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका 9% भाग यानी 9 गुना बाहर है, इसका 9 गुना भाग नीचे है। नीचे वाला भाग है वो क्या है, इसकी जड़ें हैं जो इसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है और ये अपने स्थान पर स्थिर है। अगर ये जड़ें नहीं होती, जड़ें यहाँ पर नहीं होती तो ये क्या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र क्या होता, कभी का नीचे गिर जाता या तहस नहस हो जाता। तो ये अपने सिद्धांत में एक चीज तो ये बोलता है, एक तो ये उदाहरण देता है, फिर दूसरा उदाहरण एक और देता है। दूसरा मत है, दूसरा मत किसका, एरी मोदे का दूसरा मत है। दूसरे मत में ये बताता है कि एक समान घनत्व एवं विभिन्न
गहराई। देखो दो शब्द प्रयोग करता है, एक तो कहता है कि जितने भी पदार्थ है धरातल के बाहर या धरातल के नीचे, जितने भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का घनत्व क्या है, एक समान है, और उनकी गहराई में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। यानी घनत्व उनका एक समान है, चाहे कोई भाग बड़ा हो, दिखने में ऊंचा दिखे चाहे नीचे दिखे, उनका घनत्व क्या है, एक समान है, लेकिन इनकी गहराई में क्या होता है, अंतर होता है। ये अपने मत में एक ही चीज बोलना चाहता है कि पर्वतीय क्षेत्र सबसे ऊंचा होता है तो उसकी जड़ें सबसे गहरी होती है। उसके बाद में पठारी भाग है, पठारी भाग की पर्वतीय भाग से क्या होती है, ऊंचाई कम होती है तो उसकी जड़ क्या होती, कम होगी। उसके बाद में मैदानी भाग है। इस प्रकार ये बताता है कि सबसे अधिक जड़ें किसकी होगी, पर्वतीय क्षेत्र की होगी, और सबसे कम गहरी जड़ किसकी होगी, महासागरीय तली या समुद्री भाग है उसकी जड़ सबसे कम होगी। यह अपने सिद्धांत में ये चीज प्रमाणित करना चाहता है पहले सिद्धांत में। और दूसरा मत है इसमें एक समान घनत्व और विभिन्न गहराई। अब इसमें गहराई के बारे में बताना चाहता है। अब गहराई के अंतर्गत वापस एक उदाहरण देता है, और उस उदाहरण में ये चीज बोलता है कि एक ये लेता है पात्र, क्या लेता है, एक पात्र, इस पात्र में क्या करता है, पहले अपन ने पानी डाला था, अब इस पानी की जगह ये इसमें डालता है पारा। क्या डालता है, पारा। पारा। फिर इसके अंतर्गत क्या करता है, अनेक प्रकार की लोहे की छड़ें इसमें डालता है, लोहे की छड़ें इसमें डालता है। इस प्रकार देखो कुछ छड़ें डालता है। इस प्रकार ये है लोहे की छड़ें। क्या है ये, लोहे की छड़ें, की छड़ें, छड़ें। और एक चीज क्या बोलता है, एक समान घनत्व, यानी ये जितने भी छड़े हैं इनका क्या होता है, एक समान क्या होता है, घनत्व है। यानी एक समान घनत्व, एक समान घनत्व, एक समान घनत्व की जितनी भी छड़ें हैं ये सब क्या है, एक समान घनत्व की है, लेकिन इनकी गहराई में क्या है, अंतर पाया जाता है। देखो एक पहले एक पात्र लेता है, उस पात्र में क्या भरता है, पारा भरता है। पारा भरने के बाद में यहाँ पर अनेक प्रकार की लोहे की छड़ें हैं, उन छड़ों को इसमें ये छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में ये अपने सिद्धांत में ये एक चीज बताता है कि देखो एक समान घनत्व है, कि जितने भी छड़े हैं इन छड़ों का घनत्व क्या है, एक ही समान है। चाहे कोई छड़ बड़ी है या कोई छड़ छोटी है, बड़ी छड़ है या छोटी छड़ है, इससे अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सबका घनत्व क्या है, एक ही समान है। लेकिन इनकी गहराई, गहराई में क्या है, अंतर पाया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की गहराई, यानी गहराई में अंतर पाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई छड़ बड़ी होगी तो उस छड़ की गहराई भी अधिक होगी। दूसरी तरफ क्या है, अगर कोई छड़ छोटी है तो उसकी गहराई भी कम होगी। लास्ट वाली छड़ देखो सबसे छोटी है तो इसकी गहराई भी कम होगी। इधर देखो कि सबसे बड़ी वाली छड़ है, ये छड़ सबसे बड़ी है तो इसकी लंबाई अधिक है तो गहराई भी अधिक है। ये छड़ छोटी है तो इसकी गहराई कम है, और ये छड़ सबसे छोटी है तो इसकी गहराई में क्या होता है, कम होता है, या अंतर पाया जाता है। तो ये विभिन्न गहराई बता रहा है कि गहराई में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, लेकिन इनका घनत्व क्या है, वो एक ही समान पाया जाता है, एक समान घनत्व इनका पाया जाता है। तो एक समान घनत्व है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की क्या है, गहराई। देखो इसको लिखते हैं, एरी मोदे मोदे अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए, सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए करने के लिए के लिए एक बीकर में पारा डालकर
डालकर उसमें असमान लंबाई की लोहे की छड़ें डालता है एवं अपने सिद्धांत को प्रमाणित करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं। वह बताते हैं कि अगर कोई छड़ लंबी है तो गहराई भी अधिक होगी, वह दूसरी छड़ लंबाई में छोटी है तो उसकी गहराई भी कम होगी। अर्थात पर्वतीय भागों की गहराई सर्वाधिक होती है, पर्वतीय भागों की गहराई सर्वाधिक होती है, जबकि महासागरीय भागों की गहराई सबसे कम होगी। एक बार वापस देखते हैं। अपने सिद्धांत में आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या बोलता है कि एक समान घनत्व, यानी सबका घनत्व समान है, चाहे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है या महासागर है, सबका क्या बोल रहा है कि एक समान क्या है, घनत्व है। लेकिन इनकी गहराई में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अब गहराई में अंतर पाया जाने का अर्थ यह है कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई जितनी अधिक होगी। तो सबसे ऊंचा भाग है पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय भाग की गहराई सबसे अधिक होगी। उसके बाद में कम गहराई किसकी होगी, पठार की होगी। उससे कम गहराई मैदान की होगी, झील की गहराई कुछ कम होगी। और सबसे कम गहराई किसकी होगी, महासागरीय या समुद्री भाग है, उसकी गहराई सबसे कम होगी। यह मत कौन देता है, एरी महोदय बताता है। फिर यह एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश करता है। ये एक बीकर लेता है, उस बीकर में क्या डालता है, पारा डालता है। पारा डालने के बाद में उसमें क्या करता है, असमान लंबाई की कुछ लोहे की छड़ें लेता है और उन छड़ों को उस पारे के बर्तन में डालता है और अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। और ये एक चीज बताते हैं हमें कि देखो इनका घनत्व क्या है, घनत्व सबका एक समान है, चाहे कोई छड़ लंबी है या कोई छड़ छोटी है, सबका घनत्व क्या है, समान है। लेकिन गहराई में क्या है, सबके में अंतर पाया जाता है। अगर कोई छड़ सबसे लंबी है तो उस छड़ की देखो ये छड़ सबसे लंबी है तो इसकी गहराई भी सबसे कम है। दूसरी छड़ इसके अपेक्षा क्या है, छोटी है तो इसकी गहराई कम है। तीसरी छड़ ये सबसे छोटी है तो इसकी गहराई सबसे कम है। तो सबसे बड़ी वाली छड़ है, इस छड़ को ये क्या बोलता है कि ये पर्वतीय भाग है। अगर पर्वतीय भाग है तो इसकी गहराई देखो क्या है, सबसे अधिक होगी क्योंकि ये भाग सबसे बड़ा है। उसके बाद में क्या होता है, पठार है, फिर मैदान है और लास्ट में क्या आता है, इसका
झील या महासागरीय भाग है, तो महासागरीय भाग की क्या होती है कि ये गहराई सबसे कम होती है और सबसे अधिक गहराई किसकी होती है, पर्वतीय भाग की होती है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए क्या बोलता है, देखो एक बार वापस देख लेते हैं। पानी के बीकर में पारा डाल देता है और असमान लंबाई के लोहे की कुछ छड़ें इसमें डाल देता है, फिर अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने की कोशिश करता है। बस ये चीज बोलता है और कुछ नहीं है। आप इस डायग्राम के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हो कि एरी मोदे क्या बोलना चाहता है। दो चीजें बोलता है एरी मोदे, एक बार तो बर्फ के टुकड़े का उदाहरण लेता है और दूसरी तरफ किसका उदाहरण लेता है, लोहे की छड़ों का उदाहरण लेता है और अपने सिद्धांत को क्या करता है, प्रमाणित करने की कोशिश करता है। तो ये एरी मोदे का सिद्धांत है। अब देखो एरी मोदे का ये सिद्धांत आपने पढ़ तो लिया, लेकिन हर सिद्धांत होता है तो सबके बाद में आपको एक साथ ही बता दूंगा इसकी आलोचना, क्योंकि एरी मोदे क्या बोलता है कि हिमालय पर्वत की देखो ऊंचाई कितनी है, 8,848 या 8,850 मीटर है। अब इसका 9 गुना इसकी गहराई है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई नहीं हो सकती किसी चीज की। ये एक तरफ तो बोलता है कि उत्कृष्ट वाला भाग मेंटल के ऊपर तैरा है, लेकिन ये जो गहराई है ये गहराई बहुत अधिक होती है, तो मेंटल से भी नीचे चला जाता है ये भाग, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसने ये अपना मत दे दिया तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ ये चीज है कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पे जाने पर इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। तो ये नीचे वाला भाग ये बोल रहा है कि इसकी जड़ें इतनी गहराई में, तो नीचे वाला भाग तरल अवस्था में हो जाएगा और जड़ें कहां पर रहेगी। लेकिन ये सिद्धांत है, इसकी ये कुछ कमियां हैं, ये बाद में पढ़ लेंगे। आपने को सिद्धांत है, इस सिद्धांत को इतना दिमाग में रखना है कि एरी मोदे अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए क्या चीज बोलता है। एक बार इसको वापस देख लेते थोड़ा सा। आज की क्लास को अपने शुरू किया था भू संतुलन का अर्थ होता है एक तरफ क्या है पृथ्वी और दूसरा क्या है, पृथ्वी पर क्या होता है नियंत्रण, यानी हर चीज का कंट्रोल कैसे होता है। भू संतुलन को अंग्रेजी भाषा में आइसोस्टेसी कहते हैं। देखो आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक के भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्थिति होता है। फिर अगला है कि एक तरफ देखो पर्वत है, फिर पठार है, फिर मैदान, झील और सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है, महासागरीय भाग। तो ये सब के सब स्थलाकृतियां हैं, ये अपने क्या है भूतल पर दिखाई देती है। तो सब चीजें आपस में संतुलन की अवस्था में कैसे है, यह चीज हमारे को इस टॉपिक में आज पढ़ने को एक ही चीज देखनी है कि ये सब चीजें हैं तो ये कंट्रोल या संतुलन की स्थिति में कैसे है। तो संतुलन के बारे में है तो भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, जिले में महासागरीय भाग आदि पाए जाते हैं। वह इनके देखो आकार व आकृति में क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है, एक समान नहीं होता है, पर्याप्त अंतर होता है। लेकिन ये सभी क्या है संतुलन के कारण क्या है भूतल पर स्थित है। जब कभी भी इनमें क्या होता है असंतुलन पैदा होता है, तो असंतुलन के कारण क्या होता है भूतल पर अनेक प्रकार की क्या होती है भू हलचल या भू परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कई बार क्या होता है भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है, तो ये क्या है असंतुलन पैदा हो जाता है। आगे क्या है देखो सामान्य अर्थ में भू संतुलन का अर्थ क्या होता है कि घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण पर्वत, पठार, मैदान, जिले, महासागरीय भागों में भौतिक व यांत्रिक दशा की स्थिति को ही क्या बोलते हैं, संतुलन कहते हैं। अब देखो संतुलन शब्द है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। ये संतुलन शब्द है ना, इस संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले 1889 में किसने किया, एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, उसका नाम क्या है डट्टन। तो डट्टन, इसको थोड़ा सा याद रखना कि डट्टन ने सबसे पहले संतुलन शब्द का प्रयोग किया। आगे है डट्टन अपने इस संतुलन के शब्द में क्या चीज बोलना चाहता है, ये डट्टन कहते हैं कि भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें व महासागरीय भागों के भार में क्या है एक समानता पाई जाती है। इनका सबका भार क्या है, एक समान है। लेकिन कोई भाग अगर ऊंचा उठा है तो उसका घनत्व क्या है, कम है, जबकि कोई भाग नीचे दसा हुआ है तो उसका घनत्व क्या है, अधिक है। तो ऊपर वाले भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान है, वो क्या है ऊपर वाले भाग है, तो इनका घनत्व नीचे वाले भागों की सापेक्ष क्या होता है, ऊपर वाले भागों का घनत्व कम और नीचे वाले भागों का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो इन सब का भार ये एक रेखा बताता है, उस रेखा का नाम क्या है, समतोल रेखा या क्षतिपूर्ति तल रेखा। क्या है, क्षतिपूर्ति तल रेखा। इस तल रेखा के सहारे ऊपर वाले भाग और नीचे वाले दसे हुए भाग, इन सब का भार क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। यही क्या है, संतुलन है।
संतुलन है। आगे आता है एरी मोदे। एरी मोदे बोलता है कि क्रस्ट का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जबकि मेंटल का घनत्व अधिक होता है। तो मेंटल का एक भाग है अधः स्तर। अधः स्तर इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक होती है। इस भाग से क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ से तरल व मैग्मा होता है ना, तरल मैग्मा, वो बाहरी भाग में आता है। तब इसके आधार पर हमें यह प्रमाणित होता है कि ये भाग कौन सी अवस्था में, और तरल अवस्था में है। तो ऊपर वाला भाग है क्रस्ट के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जबकि नीचे वाला भाग है मेंटल, इसके द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ है। तो क्रस्ट व मेंटल, या फिर बोल सकते हैं सियाल व सीमा। तो सियाल वाला भाग है, इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और सीमा वाले भाग का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ऊपर वाला भाग हल्का है, नीचे वाला भाग गहरा है, यानी घनत्व में अधिक है। तो कम घनत्व की क्रस्ट, अधिक घनत्व के मेंटल का एक भाग है अधः स्तर, इसके ऊपर क्या है, तेराव की अवस्था में है। ये चीज क्या कौन बोलना चाहता है, एरी मोदे बोलना चाहता है। उसके बाद में एरी मोदे एक किसका टुकड़ा लेता है, बर्फ का टुकड़ा लेता है। उस बर्फ के टुकड़े को किसमें डालता है, एक पानी के बीकर में डाल देता है। ये पानी का बीकर है, उसमें ये पानी है, ये एक किया बर्फ का टुकड़ा। फिर एक बर्फ के टुकड़े के माध्यम से हिमालय पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागरीय भाग इनका उदाहरण देना चाहता है। और फिर क्या बोलता है कि जिस प्रकार एक बर्फ के टुकड़े का 1% भाग बाहर रहता है और 9% भाग अंदर रहता है, उसी प्रकार सबसे ऊंची स्थलाकृति पर्वतीय भाग है। तो पर्वतीय भाग जो 8,848 मीटर है, ये तो 1% है, जबकि इसका 9 गुना क्या है, इसके नीचे है। नीचे इसका मतलब ये अपने सिद्धांत में ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो भी भाग है इनके नीचे क्या होती है, जड़ें होती है। वो जड़ें इनके क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। तो कंट्रोल के लिए जड़ें होती है। ये जड़ें देखो, सर्वाधिक जड़ किसकी होती है, पर्वतीय भाग की होती है। सबसे कम जड़ किसकी होती है, महासागरीय भाग के ये जड़ें सबसे कम होती है। तो इस डायग्राम के माध्यम से ये अपने को ये कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा मत है, दूसरे मत में ये क्या बोलते हैं कि देखो एक समान घनत्व, एक शब्द प्रयोग करता है, क्या करता है कि एक समान तो क्या होता है घनत्व, और गहराई क्या होती है, विभिन्न गहराई। तो घनत्व क्या बोलता है कि सबका समान है, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, या झील हो, या महासागरीय भाग हो, सबका क्या है, घनत्व एक समान है, लेकिन इनकी गहराई में क्या है, अंतर पाया जाता है। फिर एक डायग्राम या एक उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक पात्र ले लिया, उस पात्र में क्या डाल दिया इन्होंने, पारा डाल दिया, और पारे में अलग अलग लंबाई की लोहे की छड़ें डाल दी, और फिर अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए बोलते हैं कि देखो ये जितने भी छड़ें हैं, इनका घनत्व क्या है, सबका घनत्व एक समान है, लेकिन इनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। जो छड़ जितनी बड़ी या लंबी होगी, वो छड़ उतनी ही गहराई में जाएगी, और जो छड़ जितनी भी छोटी होगी, उनकी गहराई कम होगी। तो ये अपने सिद्धांत में वापस यही चीज प्रमाणित करना चाहता है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र सबसे ऊंचाई में स्थित है, तो इनकी गहराई सबसे अधिक होगी, और सबसे कम गहराई किसकी होगी, महासागरीय भाग की होगी। तो ये इनका एक दूसरा मत है। इन मत के माध्यम से ये अपने को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की ये है। तो आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले कि भू संतुलन क्या होता है, भू संतुलन के बारे में पढ़ लिया, और भू संतुलन के बाद में डटन के बारे में पढ़ लिया कि सबसे पहले संतुलन शब्द किसने दिया, डटन ने दे दिया। और डटन एक बोलता है समतोल रेखा या क्षतिपूर्ति तल रेखा, वो उसकी रेखा पढ़ ली। उसके बाद में पहला प्रमाणित मत किसका है, सर एरी महोदय का मत आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया। और इसके बाद में छोटे छोटे मत है, एक प्राट महोदय का मत है, इसके अलावा 2-3 छोटे जोली बॉबी इस प्रकार के 2-3 मत देखने को मिलते हैं। वो मत नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।